नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज कर्फ्यू से संबंधित सभी समाचार भी आपको आज बताएंगे। और दोस्तों, नौहर और बादरा की जो जिला बनाने की मांग है उसके ऊपर भी विस्तार से दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि नौहर क्यों आवश्यक है, बादरा क्यों आवश्यक है और क्यों बनने चाहिए दोनों जो है ज़िले। और इसके अलावा भी राजस्थान में ज़िलों की जो डिमांड है वो भी विस्तार से आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की भी जानकारी देंगे। और इसके अलावा क्या है आज खास 1 अगस्त का दिन, दोस्तों इसके बारे में बताएंगे। रामलीला की रिहर्सल भी दोस्तों बादरा क्षेत्र में प्रारंभ हो चली है। और 2 साल कोरोना काल के बीत जाने के बाद में रामलीलाओं का मंचन एक बार पुनः होने जा रहा है, ये एक अच्छी बात है। और दोस्तों, 2 साल जो बंद रही थी रामलीला, इस बार भव्य स्तर पर रामलीलाओं का मंचन किए जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। रामलीला समिति जो बादरा की सबसे बड़ी रामलीला है दोस्तों, 1966 में उसकी स्थापना हुई थी और तब से लेकर अनवर्त 56 वर्षों से वो चली आ रही है। बीच में ज़रूर 2 साल कोरोना के रहे और या 1 या 2 साल बीच में भी वो एक बार क्लोज़ करनी पड़ी होगी, लेकिन अनवर्त लगातार जारी रखने का रिकॉर्ड रामलीला समिति के नाम है। और दोस्तों, 2016 में 50 वर्ष भी पूरा कर चुकी है रामलीला समिति बादरा। उसका गोल्डन जुबली वर्ष मनाया गया था 2016 में। और इसके अलावा 21 सितंबर को, आने वाले 21 सितंबर को रामलीला का मंचन प्रारंभ होगा दोस्तों। 20 जुलाई से रिहर्सल शुरू है और नए कलाकारों को तराशने का काम प्रारंभ कर दिया गया है जो रामलीला के डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा। और दोस्तों, डायरेक्टर जो है वो अलग अलग इनके बनाए गए हैं। राजेश कुमार सुथार है जो डिम्पल के नाम से मशहूर है दोस्तों। 25 वर्षों तक ये रावण का किरदार निभाकर भी क्षेत्र में खासे चर्चाओं का विषय बने। और इसके अलावा दारा सिंह सोनी है, वो भी काफ़ी वर्षों तक राम का किरदार निभाते रहे थे। अब डायरेक्टर के पद पर है ब्रजलाल स्वामी जो कि बेहतरीन मेघनाथ का पार्ट करते थे, अब वो डायरेक्टर है। और इसके अलावा पवन भार्गव दोस्तों बेहतरीन ताड़का का पार्ट करने में माहिर थे, वो भी अब डायरेक्टर के पद पर है। तो दोस्तों, इनके डायरेक्शन में कलाकारों को तराशने का काम जो है बादरा रामलीला समिति द्वारा किया जा रहा है। और मैं दोस्तों रामलीला समिति के बारे में संक्षेप में आपको बताऊं, परिचय दूं तो धर्मचंद वर्मा दोस्तों ऐसा शख्स था एक इस रामलीला के कलाकार के रूप में जिन्होंने मात्र रावण का पार्ट तो 8-10 वर्षों तक ही किया होगा, 1 दशक तक उनका राज था, लेकिन छाप छोड़ दी शताब्दी भर की। दोस्तों, 100 सालों में भी ऐसे कलाकार पैदा नहीं होते। और धर्मचंद वर्मा जो रावण का किरदार निभाते थे, एक तो उनकी आवाज़ में वो दम था दोस्तों, बहुत एक भरी हुई एक रौबदार आवाज़ जो आपने रावण के किरदार के लिए अपने जहन में कहीं बिठा रखी होगी, ऐसी आवाज़ के वो मालिक थे, धनी थे। और इसके अलावा दोस्तों, शारीरिक उनकी जो कद और शारीरिक क्षमता थी वो भी रावण के अनुकूल थी और बेहतरीन रावण का किरदार बादरा के इतिहास में उनका माना जाता है। इसके अलावा राजू डिम्पल जो 25 वर्षों तक रावण का किरदार निभा चुके हैं और बहुत ही खास एक कलाकार है दोस्तों इस रामलीला समिति के। इसके अलावा बाबूलाल यादव है दोस्तों, वो आदर्श रामलीला समिति जो हाथीपुर आवास में होती है उनमें लगभग 25 वर्षों तक ये भी रावण का किरदार निभा चुके हैं और बहुत बेहतरीन कलाकार इनको माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, राम की बात करें अगर रामलीलाओं में, तो रामलीला समिति में रमेश बड़वेवाला दोस्तों 20 वर्षों से कहीं अधिक राम का किरदार उन्होंने निभाया और जीवंत राम का किरदार, एक बहुत शालीन और बहुत ही शानदार राम का किरदार इन्होंने निभाया। इसके बाद में दारा सिंह सोनी भी राम का किरदार निभा चुके हैं। विजय सिंह सांखला, संजय गोयल, उन्होंने भी काफ़ी वर्षों तक राम का किरदार निभाया था। अभी नए कलाकार जो है वो राम का किरदार निभा रहे हैं। कपिल इन्होंने भी आदर्श रामलीला में राम का किरदार निभाया था। कमलेश कपिल इनके भाई हैं, उन्होंने भी राम का किरदार निभाया था। इसके अलावा दोस्तों, सबसे श्रेष्ठ जो राम का किरदार बादरा क्षेत्र में माना जाता है वो दोस्तों बिशंबर बड़वेवाला का माना जाता है, जिन्होंने मात्र 1 वर्ष ही राम का किरदार निभाया, लेकिन श्रेष्ठ किरदार था वो क्षेत्र के लोगों की नज़र में, उनको बहुत ही प्रशंसा मिली थी। इसके अलावा मोहनलाल नेगी का नाम भी दोस्तों सीनियर कलाकारों में आता है और उन्होंने
भरत का जो पार्ट खेला था दोस्तों, वो पार्ट आज भी लोग याद करते हैं। वर्षों तक उन्होंने भरत का पार्ट खेला था और लोगों की आंखों में, जो दर्शक थे उनकी आंखों में आंसू ला देने वाली कलाकारी का एक प्रकार से प्रदर्शन वो करते थे रामलीला में दोस्तों। उनका किरदार भी क्षेत्र के लोगों को याद है। और एक भरत का किरदार दोस्तों विपिन कंसल, जो कि संजय चौक डुमराना दरवाज़ा के ही है, उनकी तरफ से हाथीपुरा में लगातार 15-20 वर्षों तक वो भरत का किरदार करते थे। वो भी ऐसे नायाब कलाकार थे और उन्होंने वो बहुत शानदार अदाकारी की है। और इसके अलावा दोस्तों राजकुमार डुगजी, आप ये नाम भी अगर भादरा क्षेत्र के तो नहीं भूले होंगे, उन्होंने बहुत बेहतरीन हनुमान जी का पार्ट इन्होंने वर्षों तक किया है और क्षेत्र के लोगों पर अमिट छाप इन्होंने हनुमान जी के पार्ट की छोड़ी है। वैसे हनुमान जी का पार्ट करने वाले क्षेत्र में बहुत शानदार किरदार निभाने वाले और भी कलाकार थे, जिनमें निरंजन शर्मा है, सुशील डोबीवाला है, मुरारी लाल एक नाम है दोस्तों, इन्होंने अच्छा पार्ट किया था। इसके बाद में निरंजन शर्मा का पार्ट जो है हम श्रेष्ठ पार्ट मान सकते हैं राजकुमार डुग जी के। बाद में पवन भार्गव, जो कि डायरेक्टर है वर्तमान में दोस्तों, इन्होंने ताड़का का बेहतरीन किरदार किया था और वर्षों तक किया था। अगर आदर्श रामलीला का जिक्र करें तो ताड़का का किरदार जो है सुशील स्वामी ने बहुत शानदार किया। दूर दराज तक लोग इनकी कलाकारी अदाकारी को देखने के लिए आते थे दोस्तों। इसी के अलावा मैं आपको याद दिलाऊं, काफ़ी वर्ष, कई दशक पहले जो भारतीय रामलीला होती थी दोस्तों, जो खूबराम जी की मूर्ति चौक के पास जो अब पार्किंग स्थल बनाया हुआ है, विवादित स्थल, गोलिया स्कूल की भूमि जो थी, वहाँ मक्खन लाल द्वारा जो किरदार निभाया जाता था दोस्तों, ताड़का का बेहतरीन किरदार था। पूरी भादरा तहसील के लोग उनका किरदार देखने के लिए आते थे। इसके अलावा दोस्तों हरि पांडे का नाम आप नहीं भूले होंगे, क्षेत्र के हैं तो परशुराम का पार्ट बहुत शानदार इन्होंने किया था। और ब्रजलाल स्वामी, जैसा मैंने आपको बताया, वर्तमान में डायरेक्टर है, लेकिन मेघनाथ का पार्ट, जीवंत पार्ट इन्होंने दोस्तों भादरा रामलीला समिति की तरफ से किया है। और इस वर्ष जो है रामलीला समिति का भव्य आयोजन होगा और डायरेक्टरों का कहना है दोस्तों कि बेहतरीन कलाकारी के लिए कुछ नए कलाकार आए हैं, उनको तराशा जा रहा है और इस बार बहुत शानदार मंचन रामलीला का होने वाला है। तो आस पास के गांव के लोग भी देखने को आए, ऐसा मंचन करने का संकल्प लिए रामलीला समिति के डायरेक्टर पदाधिकारी मांगीलाल गोयल के नेतृत्व में रामलीला का इस बार मंचन होगा। वो पिछले 3-4 वर्षों से अनवर्त अध्यक्ष के पद पर मौजूद है। और इसी के साथ ही दोस्तों क्षेत्र का सबसे श्रेष्ठ धार्मिक उत्सव जो होता है दशहरा महोत्सव, उसका भी कार्यक्रम इस बार धूमधाम से रामलीला खेल मैदान में जो है स्टेडियम, खेल स्टेडियम है, उसमें मनाया जाएगा। तो ये रही दोस्तों रामलीला की खबर। क्षेत्र में छात्र संघ चुनाव की गतिविधियां भी प्रारंभ हो गई है और 2 वर्षों के बाद इस बार छात्र संघ के चुनाव होंगे और इसको लेकर कवायद शुरू हो गई है छात्र संगठनों में। लेकिन एसएफआई ने मोर्चा खोल दिया है दोस्तों। एसएफआई ने महाराजा अग्रसेन के लिए संभवतः मनदीप गोदारा का नाम आगे आ रहा है और वो चुनाव लड़ सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा क्या एबीवीपी इस बार खुलकर भाग लेगी? एनएसयूआई जो कि कांग्रेस का ही एक भाग है दोस्तों, क्या वो एनएसयूआई भी भाग लेगी और किस कदर ये प्रदर्शन कर पाएंगे? लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो एसएफआई को मात देने वाले संगठनों की कमी है और क्या एबीवीपी इनका मुकाबला करेगी, ये देखने वाली बात है। तो दोस्तों छात्र संघ चुनाव की कवायद अब प्रारंभ हो गई है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे अन्य खबरों की ओर बात करें, आपको कर्फ्यू से संबंधित सारी विस्तृत जानकारी देंगे दोस्तों। आज एक जो भादरा के मुख्य चिकित्सा केंद्र है दोस्तों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ एक बैठक हुई और चिकित्सा से संबंधित सभी विभागों की दोस्तों खंड स्तरीय विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आज आयोजित की गई और खंड चिकित्सा अधिकारी मंजीत डाका की अध्यक्षता में, उनकी देखरेख में ये बैठक हुई और उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए। और इस बैठक में तमाम जो प्रभारी है, डॉक्टर्स हैं, वो सारे इकट्ठे हुए और दोस्तों इनको उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। कुछ सख्त निर्देश भी दोस्तों इस दौरान दिए गए, जिनमें संपर्क पोर्टल पर प्राप्त समस्त परिवादों का दोस्तों जल्द से जल्द निपटारा हो, ऐसी व्यवस्थाएं करने की आदेश दिया गया और जल्द से जल्द ऐसे विवादों का निपटारा करने का आदेश जो है
वो दिया गया है। इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना, राजश्री सुरक्षा योजना अर्थात प्रसूता के डिस्चार्ज होने से पहले संपूर्ण दस्तावेज तैयार करने के निर्देश दिए गए और जो भुगतान है वो ऑनलाइन भुगतान की स्वीकृति तुरंत ही जारी करने की मांग जो आदेश है वो मंजीत ढाका द्वारा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों BMW प्रबंधक और मिसिंग इम्यूनाइजेशन की जो मीटिंग डिलीवरी की एंट्री 100% इसकी लाइन लिस्टिंग की जाए, इसके लिए भी जो है दिशा निर्देश मंजीत ढाका द्वारा दिए गए। दोस्तों इस सारे दिशा निर्देश के बाद में और इस मीटिंग में कितने कौन कौन चिकित्सक इकट्ठा हुए दोस्तों, इसके बारे में मैं जल्दी से आपको बताऊं तो BPM श्रीमती अनीता, डॉक्टर कुलदीप और डॉक्टर जसवंत कुमार, डॉक्टर साइन खान, डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर रमन कुमार, डॉक्टर समेस्ता, डॉक्टर रुचिका, डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर हित्याशा के अलावा डॉक्टर मरगूब, डॉक्टर प्रवीण ढाका, डॉक्टर ज्ञानदीप, डॉक्टर विद्यासागर और विक्रम सिंह, राजेश कुमार, लक्ष्मी नारायण आदि अनेकों शिक्षा विभाग से माफ़ कीजिएगा जुड़े हुए लोग हैं वो तमाम इसमें इकट्ठा हुए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं अब विस्तार से जो कर्फ्यू के दौरान विस्तृत समाचार है उसकी। तो आज भी कर्फ्यू में ढील दी गई सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। तो ढील लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि ढील के दौरान शांति व्यवस्था चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी में अभी भी जारी है और शांति व्यवस्था अगर लगातार जारी रहती है तो 1-2 दिन में कर्फ्यू हटा भी लिया जाएगा। और दोस्तों लगभग आप मानकर चल सकते हैं कि दिन का जो कर्फ्यू है वो समाप्त मान सकते हैं क्योंकि सुबह 9 या 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक अगर गतिविधियां सामान्य है तो दिन में ही गाँव में प्राय कार्य होते हैं। और दोस्तों वैसे भी शाम को 7 बजे के बाद ग्रामीण जन जो है अपने घरों में पैक हो जाते हैं, खाना वाना खा के जल्दी सोते हैं, जल्दी सुबह उठते हैं और शहरों की बनिस्बत गाँव में ये व्यवस्थाएं होती है। तो रात्रि का कर्फ्यू ज़रूर 3-4 दिन जारी रह सकता है, लेकिन क्षेत्र से अभी तक कोई इस प्रकार की खबरें नहीं आई कि तनाव को एक बार पुनः बढ़ावा मिले। दोस्तों ऐसी कोई खबरें नहीं है और साफ संदेश भारत के माध्यम से हम भी आपसे निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों ऐसी खबरों को आप भी पोस्ट मत कीजिएगा और कोई ऐसा वीडियो भड़काऊ है किसी वर्ग विशेष को भड़काने वाला है तो इस ऐसे वीडियो से को आगे फॉरवर्ड करने से आप भी बचिएगा क्योंकि प्रशासन की भी सख्ती के साथ नज़रें दोस्तों इसके ऊपर है। और मुकदमे आप तो जानते हैं किस प्रकार मुकदमे अंधाधुंध मुकदमे प्रशासन द्वारा इस गोकसी की घटना के बाद जो धरना प्रदर्शन हुए उसके बाद किए गए। दोस्तों 123 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया, 200-300 अन्य लोग इसमें शामिल हैं और जिस किसी को भी आशंकाएं होती है भड़काते हैं, उनकी फ़ोटोएँ देखते हैं वो धरने में आया कि नहीं आया, सारे स्क्रीनशॉट आज के समय दोस्तों साइबर क्राइम के सेल के पास है और वो उनके ऊपर मुकदमे अन्य में नाम जोड़कर कभी भी कर सकते हैं। इसकी कतई कोई दोस्तों गुंजाइश नहीं है कि कोई बच जाए अपराधी। तो इसका आप भी ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। और दोस्तों मैं आपको बड़ी खबर बताऊं को जिस प्रकार से लगातार ज्ञापन देने का सिलसिला भादरा सहित राजस्थान के अनेक जिलों में और सीमावर्ती हरियाणा क्षेत्र में किया जा रहा है, उसको लेकर आज कुछ राहत वाली खबरें प्रदर्शनकारियों जो कि गोकसी की घटना का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनके लिए सुखद खबर कुछ निकल कर आई है। और वो ये है जो आरोपी बनाए गए थे गोकसी की घटना के दौरान और 4 और उसके बाद में 2 और गिरफ्तार किए गए थे, 6 के 6 आरोपियों की आज जो जमानत याचिका थी वो खारिज कर दी गई। और इसको खारिज करने में न्यायिक मजिस्ट्रेट निधि पूनिया ने दोस्तों इस याचिका को खारिज किया गया। इसकी पैरवी, इसकी बहस जो है ज़रूर राजेंद्र बेनीवाल ने की थी और राजेंद्र बेनीवाल ने उस मुकदमे में भी बहस की थी, पैरवी की थी, जिनमें 4 जो धरना प्रदर्शनकारी थे उनको गिरफ्तार किया गया था। आज उनकी जमानत हुई है दोस्तों। वो कौन है 4 जिनकी आज जमानत हुई है? रमेश पुत्र मंगतू राम अग्रवाल चिड़िया गांधी के है दोस्तों, इनकी जमानत आज हुई है, फोगला के नाम से ये महसूर है। राजपाल दायल पुत्र काशीराम जाट चिड़िया गांधी के दोस्तों, इनकी भी आज जमानत हुई है। और रविंदर उर्फ रवि बंसल
जो कि पुत्र देशराज है, जो कि गांधी बड़ी के हैं, उनकी भी आज जमानत हुई है। और चौथा आज का शख्स वो है जो है आत्माराम पुत्र शिवराम बिश्नोई, इनकी भी आज जमानत हुई है, ये भी गांधी बड़ी के। तो इन चारों की आज जमानत हुई है। और 3 लगभग रमेश राजपाल और रवि बंसल दोस्तों पीसी रिमांड पर थे, और उनकी जो जमानत हुई है धारा 295A और 143 120B में जमानत हुई है। 307 का जो मुकदमा दोस्तों पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया था, उनमें उनकी जमानत अभी नहीं हुई है, उसके प्रावधान अलग होते हैं। और दोस्तों क्या देखने वाली बात है कि क्या पुलिस द्वारा चार्जेज किस प्रकार से लगाए जाते हैं कोर्ट में जब चालान पेश किया जाएगा, तो ये बड़ी बात है। जैसा कि हमने कल अधिवक्ता योगेश शर्मा से जब बात की थी, एक इंटरव्यू आपने भी देखा होगा, साफ संदेश भारत पर हमने डाला था, तो उन्होंने लगभग यही कहा था कि इसको साबित करना, इसका चालान जब पेश करेंगे तो पुलिस प्रशासन को भारी मशक्क़त करनी पड़ेगी और बहुत जोर आएगा। मारवाड़ी में कहते हैं कि बहुत ताकत लगानी पड़ेगी इस मुकदमे को साबित करने के लिए, 307 के मुकदमे को। तो दोस्तों ये थी लगभग कर्फ्यू से संबंधित खबरें, और बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग और भादरा और आसपास हनुमानगढ़ जिले के लोग दोस्तों बड़े बीजेपी नेताओं के शरण में जा रहे हैं। बार बार राजेंद्र राठौड़ के पास भी प्रतिनिधित्व मंडल मिल रहा है, और कल भी मिला था। भादरा के भी 2 लोग, गोपाल कौशिक, राजकुमार शर्मा उनमें शामिल थे। इसके अलावा दोस्तों आज भी कई प्रतिनिधि मंडल राजेंद्र राठौड़ आदि अनेकों बड़े नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से मिले थे, और उन्होंने आश्वासन भी दिया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये झूठे मुकदमे, और एक पोस्ट भी राजेंद्र राठौड़ ने अपनी फेसबुक वाल से डाली और प्रशासन को चेताया है कि मैं जल्दी हनुमानगढ़ जिले में आ रहा हूँ, और ऐसे झूठे मुकदमे आप तत्काल प्रभाव से वापस लीजिए, और दोषियों को तत्काल प्रभाव से आप सभी दोषियों को गिरफ्तार कीजिए। हनुमानगढ़ जंक्शन में दोस्तों आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गौ सेवा दल आदि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग की गई, और दिन के जो कर्फ्यू है उसको समाप्त करने की भी मांग की, और ये भी कहा कि 7 दिन में अगर झूठे मुकदमे ये वापस नहीं लिए गए तो धरना प्रदर्शन होगा और बड़े स्तर पर होगा। तो ये कुछ अचीवमेंट आ रहे हैं दोस्तों। भादरा क्षेत्र में लगभग शांति है, यहाँ से कोई इस प्रकार से खबरें नहीं आ रही है। सीबीआई जांच की सारे प्रकरण की मांग दोस्तों सभी जो ज्ञापनदाता है उनके द्वारा लगातार की जा रही है। इसके अलावा बलवान पूनिया ने भी कल एक बैठक ली दोस्तों, इसमें एसडीएम महोदया और डिप्टी महोदया और इसके अलावा जय कौशिक तहसीलदार, सीआई आदि शामिल रहे, और बलवान पूनिया ने सारे प्रकरण में दूध का दूध और पानी का पानी करने की मांग भी की, और त्वरित गति से इसकी जांच कर दोषियों को सज़ा देने की मांग इसमें की गई है। तो बलवान पूनिया का एक्शन ज़रूर अब जाकर इस मामले में आया है दोस्तों। आने वाले समय में देखते हैं किस प्रकार से क्षेत्र के नेताओं का जो आगे रुझान है इस मामले को लेकर, देखने वाली बात है। तो इसके लिए दोस्तों आज हम अन्य खबर की ओर रुख करें तो बात करेंगे दोस्तों ज़िला बनने की मांग भादरा और नौहर की किस स्तर पर है, कैसे है और किस प्रकार से है, और क्या वो वाजिब मांग है दोस्तों, इसकी हम बात करेंगे। और आपको बताऊं तो दोस्तों आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों बार बार ये मैसेज संदेश भारत के लोगों को दिया जा रहा है कि 13 से 15 अगस्त तक आप जो है अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराएं। तो ये एक नया अचीवमेंट होगा भारत के लिए। और दोस्तों नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा ये भी कहा गया कि 2 अगस्त से कल से दोस्तों आप अपनी जो व्हाट्सएप आदि की फेसबुक जो वाल है, व्हाट्सएप वाल है, डीपी में जो है तिरंगा झंडा लगाएं। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आह्वान किया गया है दोस्तों। ये बहुत ही शानदार एक प्रकार से देशभक्ति से ओतप्रोत वाक्य हैं जो शीर्ष नेताओं के तरफ से आते हैं, और देश की जनता, देश के नागरिक कितना इनको सार्थक रूप से लेते हैं दोस्तों, ये एक देखने वाली बात है, बड़ी बात है। इसके अलावा दोस्तों हम अब बात करेंगे उस विषय पर जिस विषय को लेकर नौहर से बार बार खबरें आ रही है, नौहर को जिला बनाने की मांग।
दोस्तों ये मांग जो है, भादरा भी इसमें शामिल है। दोस्तों ये मांग कितनी मजबूत और प्रभावशाली है, ये देखने वाली बात है। दोस्तों मैं आपको पूरे राजस्थान की बताऊं तो 59 लगभग जिला बनाने की मांग की सूची बनी है पूरे राजस्थान में। दोस्तों जो जैसे नौर भादरा की भी इसमें एक डिमांड है, उसी प्रकार से 59 मांगे अब तक है। और लगभग तत्काल प्रभाव से जिसको जिला घोषित किया जाता है 100 करोड़ का बजट भी हाथों हाथ सरकार को देना पड़ता है। दोस्तों तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और पैमाने होते हैं दोस्तों इसको लेकर भी कुछ, और जिसमें क्षेत्रफल, जनसंख्या, घनत्व आदि करीब 17 बिंदुओं पर विचार विमर्श करके जिले को निर्धारित किया जाता है। और वैसे देखा जाए तो ये सारा का सारा दारोमदार किसी सूबे के मुख्यमंत्री पर निर्भर है, उसकी नियति पर है और उसकी मंशा पर निर्भर है। वो चाहे तो दोस्तों पैमानों को ताक पर रखकर भी जो है वो जिला बना सकते हैं। तो मुख्यमंत्री के हाथ में है दोस्तों। और देश में लगभग मैं आपको बताऊं तो 2001 से 2011 तक की जनगणना के अनुसार 593 जिले थे। उसके बाद में 46 जिले भी नए बने और उसके बाद में और कुछ जिले बने। वर्तमान में 718 जिले देश भर में हैं दोस्तों। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं दोस्तों कौन कौन से ज़िलों की मांग है वो, और अब तक राजस्थान में जो ज़िले बने हैं उसमें किस प्रकार से ज़िले बने हैं। दोस्तों 1 नवंबर 1956 को 26 ज़िले थे राजस्थान में, कुल 26 ज़िले। और अंतिम जो जब 26वां ज़िला बना था 1 नवंबर 1956 को, तो दोस्तों वो था अजमेर ज़िला, जो कि 26वां ज़िला था राजस्थान का। और मोहनलाल सुखाड़िया के समय तक ये बात है। मोहनलाल सुखाड़िया के समय जो मुख्यमंत्री थे उनके समय ये ज़िला बना था। उसके बाद में दोस्तों 27वां ज़िला बना था राजस्थान का धौलपुर, जो कि 15 अप्रैल 1982 को बना था। और भरतपुर ज़िले से अलग होकर तोड़कर इसको बनाया गया था। शिवचरण माथुर इस समय मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में ये ज़िला बना था। और उसके बाद में 28वां ज़िला बना था बारां जिला, जो कि 10 अप्रैल 1991 को बना और इसे कोटा से अलग करके बनाया गया था। और इस समय मुख्यमंत्री थे भैरू सिंह शेखावत, जिनके नेतृत्व में सर्वाधिक 5 जिले राजस्थान में बने थे। और उन्होंने इन नए ज़िलों को बनाने की कवायद की थी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी तक 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन राजस्थान में अभी तक एक भी ज़िला इन्होंने नहीं बनाया है। वसुंधरा राजे ने भी एक ज़िला बनाया था। दोस्तों विस्तार से अगर आपको बताएं तो 29वां ज़िला दौसा बना था 10 अप्रैल 1991 में जयपुर से अलग होकर इस ज़िले को बनाया गया था। और इस समय भी भैरू सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा राजसमंद 30वां ज़िला बना था, राजसमंद, जो कि उदयपुर से अलग होकर बना था। 10 अप्रैल 1991 को ये बना था। और 31वां ज़िला बना था हमारा ज़िला हनुमानगढ़ ज़िला दोस्तों, और वो बना था 19 जुलाई दोस्तों। हनुमानगढ़ ज़िला बना था 12 जुलाई 1997 को, और ये श्रीगंगानगर से अलग होकर ज़िला बना था दोस्तों। यहाँ इस समय भी मुख्यमंत्री थे भैरू सिंह शेखावत। इसके बाद में 32वां ज़िला बना था करौली ज़िला, जो कि 19 जुलाई 1997 को ही बना था, सवाई माधोपुर से अलग होकर। तो दोस्तों अब भी मुख्यमंत्री थे भैरू सिंह शेखावत। तो ये 5 ज़िले भैरू सिंह शेखावत के नेतृत्व में उनके कार्यकाल में बने। और 33वां ज़िला, अंतिम ज़िला प्रतापगढ़ को बनाया गया था 26 जनवरी 2008 को, जब मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। और 3 जिलों से जो लेकर क्षेत्र, और दोस्तों इस ज़िले को बनाया गया था। तो भैरू सिंह शेखावत के टाइम में 5, सर्वाधिक राजे के टाइम में 1 और शिवचरण माथुर के टाइम में 1 ज़िला राजस्थान में बना। अशोक गहलोत के टाइम में ज़िला नहीं बना, लेकिन इस बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की मंशा है कि 4 से 5 नए ज़िले बनाए जाए। और दोस्तों इसको लेकर कमेटी भी गठित की गई है। और कमेटी का जो गठन किया गया था, जो आंकलन करके आवश्यकता अनुसार, उसमें रिटायर्ड IAS से दोस्तों रामलू भाया की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है। और नई कमेटी बनी है जो हाई पावर कमेटी होती है दोस्तों, वो सरकार को इसकी रिपोर्ट पेश करेगी। और उसके बाद में 2 या 3 महीने में वो रिपोर्ट पेश करने वाली है। उसके बाद में जो बजट सत्र आएगा, इस बार अंतिम बजट सत्र अशोक गहलोत की सरकार का, तो उसमें नए ज़िलों की घोषणा अवश्य होगी, 4 से लेकर 5 ज़िलों की। लेकिन देखना ये है कि इसमें कौन कौन से ज़िलों का नाम आता है दोस्तों। तो मैं आपको विस्तार से और बताऊं तो दोस्तों कुल ज़िले
59 अब डिमांड आ चुकी है। ये सूची है और इनमें जयपुर के 4 ज़िले हैं जिनमें सांभरलोक, शाहपुरा, फुलेरा और कोटपुतली, और इसके अलावा बाड़मेर से 1 है बालोतरा, और सीकर से दोस्तों 3 है नीमका थाना, फतेहपुर, शेखावाटी और श्री माधोपुर, ये जो है, और जोधपुर से है मात्र फलौदी ज़िला 1, और इसके अलावा श्रीगंगानगर से 4 ज़िलों की डिमांड है दोस्तों। अनूपगढ़, सूरतगढ़, गढ़साना और विजयनगर, ये चारों क्षेत्रों से ज़िला बनाने की मांग आ रही है, और हनुमानगढ़ से सिर्फ नौहर और बादरा के रूप में 2 ज़िलों की डिमांड आ रही है, और अजमेर से दोस्तों ब्यावर, केकड़ी, मदनगंज, किशनगंज, ये 4 ज़िलों की डिमांड है। उदयपुर से 3 ज़िलों की, सेलुम्बर, खेरवाड़ा और सराड़ा, ये 3 ज़िलों की डिमांड है, जबकि अलवर से बहरोड, खैरथल, भिवाड़ी और नीमका थाना दोस्तों, ये जो है निमराना, माफ़ कीजिएगा, ये 4 डिमांड आ रही है ज़िलों की। पाली से 3 है, बाली, सुमेरपुर और फालना, ये ज़िलों की दौड़ में है, जबकि भरतपुर से 3 है, डिंग, बयाना और कामा, ये ज़िले भरतपुर से बन सकते हैं। इसके अलावा चूरू में भी कुछ ज़िलों की डिमांड आ रही है, वो है सुजानगढ़ और रतनगढ़ के रूप में, यहाँ से भी डिमांड है, और नागौर से डीडवाना, कुचामन सिटी, मकराना और मेड़ता सिटी के नाम आ रहे हैं दोस्तों। इसमें सुजला क्षेत्र जो कि 2 ज़िलों का अंश लेकर इसको बनाने की मांग है, जो कि मांग प्रभावी है। हम ये भी बताएंगे कौन से 4 या 5 ज़िले बन सकते हैं। इसके अलावा दौसा से मेवा, बांदीकुई और सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी, जैसलमेर से पोखरण और 12 से छबड़ा, करौली से हिडौन सिटी, बीकानेर से नोखा को ज़िला बनाने की मांग है, जबकि भीलवाड़ा से शाहपुरा को ज़िला बनाने की मांग की जा रही है। अब मैं आपको बताऊं तो झालावाड़ से भवानी मंडी, जालोर से भीनमाला, चित्तौड़गढ़ से रावतबाटा, कोटा से रामगंज मंडी को ज़िला बनाने की मांग है, और हनुमानगढ़ से मैंने आपको बताया नौर और बादरा 2 ज़िला बनाने की मांग दोनों ही क्षेत्रों से की जा रही है। और बादरा की ये मांग सर्वप्रथम दोस्तों जयदीप डूडी जब संसदीय सचिव थे बादरा के, और 2008 में जब विधायक बने थे, तो उन्होंने विधानसभा में ये मांग जिला की उठाई थी, जो कि अभी भी बादरा की ये मांग जो है वो कमेटी में 59 ज़िलों की डिमांड में बादरा का नाम भी उसमें प्रमुखता से लिखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं 4 या 5 जो ज़िले बनाए जा सकते हैं, उनमें कौन कौन से हैं जो गहलोत सरकार की प्रायोरिटी सूची में है। दोस्तों ये बड़ी खबर है, और मैं इनके नाम अगर आपको बताऊं तो ब्यावर ज़िला जो है बनने की ओर अग्रसर है, बालोतरा ये भी ज़िला बनने की ओर अग्रसर है बाड़मेर ज़िले का। इसके अलावा डीडवाना, शाहपुरा और अनूपगढ़, गंगानगर के अनूपगढ़ की भी डिमांड जो है वो सरकार की मंशा में शामिल हो सकती है। और इसके अलावा अंतिम है फलौदी। तो ये 6 नाम है जो मैंने आपको बताए, इन 6 नामों में से 4 या 5 या फिर इन सभी 6 को भी ज़िला बनाया जा सकता है। तो ये प्रमुख मांग है। अन्य ज़िलों की मांग जो है वो प्रायोरिटी में मुझे नज़र नहीं आती दोस्तों। ये विस्तृत सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी संभव है कि दबाव के चलते या किसी और क्षेत्र को लाकर ज़िला बना दिया जाए। तो ये मांग प्रमुख रूप से है। अन्य खबरों की ओर रुक करें तो दोस्तों आज 1 अगस्त को क्या विशेष दिवस है मैं आपको बताऊं तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में आज के दिन हुई थी, और 1995 में हर्बन दूरबीन ने सन्नी के एक और चंद्रमा की आज ही के दिन खोज की थी। और जवाहरलाल नेहरू की धर्मपत्नी कमला नेहरू का भी दोस्तों 1899 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। मीना कुमारी जो फिल्मी अभिनेत्री है उनका भी 1932 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक का निधन दोस्तों 1920 में आज ही के दिन हुआ था। महान विद्वान, क्रांतिकारी और गणितज्ञ, दार्शनिक उनके नाम के आगे लगते हैं। और दोस्तों इसके अलावा विश्व स्तनपान दिवस आज के दिन मनाया जाता है। बच्चों को किस प्रकार का दूध और किस प्रकार से पिलाया जाना चाहिए आदि आदि इसके ऊपर विस्तार से कार्यक्रम भी पूरे विश्व भर में चलाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम मौसम का मिजाज आपको जल्दी से बताएं तो आज 1 अगस्त को 32 से 34 डिग्री टेम्परेचर रहा दिन भर, और मामूली कहीं हल्की बरसात हुई और कई क्षेत्रों में, गाँव में, देहात क्षेत्रों में
हल्की भारी बरसात भी दोस्तों आज के दिन हुई है। और रात्रि को भी 31 से 33 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, बादल छाए रहेंगे, मामूली बरसात होने की संभावना है। कल 2 अगस्त को भी 29 से 32 डिग्री टेम्परेचर और दोपहर को 33 से 35 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। अर्थात आज जिस प्रकार से चिलचिलाती धूप निकली थी, कुछ हल्का सा गर्मी का एहसास हुआ था। अब 2-3 दिनों में बरसात की संख्या कुछ कम होगी, बरसात कुछ कम हो सकती है, ऐसी उम्मीद मौसम विभाग भी कर रहा है। और दोस्तों 7 से 14-15 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी और 90 से 100% बादल कल दिन भर भी छाए रहेंगे, रात्रि को भी छाए रहेंगे। 0.8 mm बरसात दिन में हो सकती है और हल्की फुल्की बरसात ही रात्रि को भी हो सकती है। तो दोस्तों हल्की बूंदाबांदी और सावन की बौछारों जैसी बरसात तो देखने को मिल सकती है। भी बरसात की भादरा इलाके में चेतावनी नहीं है। पूर्व में भी बहुत बड़ी बरसात दोस्तों क्षेत्र में हो चुकी है। और मंडियों के भाव जल्दी से बताएं तो राउतसर से शुरुआत करते हैं दोस्तों। गेहूं के भाव 2193, चना के भाव 4508, ग्वार के भाव 4530, सरसों के भाव 6441 रहे। और नौर मंडी में सरसों 6275, मोट के भाव 7750, चना के भाव 4590, ग्वार के भाव 4765, जबकि गेहूं के भाव 2207, जौ के भाव 2411, मेथी के भाव 5470, जबकि काले तिल के भाव 11900 रुपये। पदमपुर में सरसों के भाव 6223, गेहूं के भाव 2242, चना 4471 बिका है। और गोलवाला मंडी में सरसों 5760, गेहूं के भाव 2187, जबकि चना के भाव 4571 रुपये प्रति क्विंटल बिके। इलाहाबाद मंडी में सरसों 6244, ग्वार के भाव 4425, मूंग के भाव 5900। सरसा मंडी में दोस्तों गेहूं 2225, सरसों के भाव 6191, ग्वार के भाव 4598। आदमपुर मंडी में गेहूं 2200 और ग्वार के भाव 4732 बिके। तो आज के दोस्तों प्रमुख समाचार यही है। और कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।